एक बार पुनः वेलकम है। आज हम लोग अध्याय 4 से हैं, जो पिछले सीरीज में भी अध्याय 4 से हम लोगों ने देखा था पुर्तगालियों के आगमन और पुर्तगालियों के पतन के संदर्भ में। लेकिन आज हम लोग इसमें देखेंगे कि डचों का आगमन और डचों के आगमन के साथ फिर हम इस पे बातें करेंगे अंग्रेजों के आगमन के संदर्भ में। फिर हम देखेंगे यहाँ फ्रांसीसियों के आगमन के स्थिति को। तो यहाँ सभी जो तीनों बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदुओं पे बारी बारी से हम आपके बीच में बातों को रखेंगे। आप बिल्कुल कंसिस्टेंट होकर इन बातों को समझें। यह सिर्फ आपके वर्ग व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव इसमें कुछ तैयारियां भी हो सकती है, इसलिए आप इसे कंसिस्टेंट होकर ही समझें। और यहाँ हम देखेंगे जैसे डचों के आगमन के बारे में, तो डचों के आगमन की स्थिति के संदर्भ में जैसे हम यहाँ कहेंगे कि पुर्तगालियों की शक्ति जैसे ही नष्ट होने लगी, यानी नष्ट करने के साथ साथ हॉलैंड की जो डच जाति हुआ करते थे, हॉलैंड के डच जाति के लोगों ने भारत में लगभग 100 साल बाद प्रवेश करना शुरू किया। अर्थात पुर्तगालियों के बाद 100 वर्षों के बाद डच जाति के लोग भारत में प्रवेश किए। डच जाति का यह सोच था धन की प्राप्ति करना, धन प्राप्ति करने की अभिलाषा डच जाति के अंतर्गत यह बनी हुई थी। और सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जलमार्ग के माध्यम से डच जाति जो थे, जलमार्ग के माध्यम से यहाँ यह तिथि आपको याद रखनी चाहिए कि 1598 ईस्वी में डच जाति भारत में प्रवेश की। यानी अफ्रीका से होते हुए डच जाति जो थी 1598 ईस्वी में अफ्रीका और जावा के रास्ते से चलते हुए भारत में प्रवेश करने के काम किए। और भारतीय जो राजा थे, भारतीय राजाओं के बीच में यहाँ डचों को पुर्तगालियों की तरह ही व्यापार करने की सुविधा भी दी गई। डच और पुर्तगालियों की स्थिति में आपको यह ज्ञात होगा कि यह बीच में एक दूसरे की रोजी रोटी छीनने के चक्कर में लगे हुए थे। डच चाहते थे कि मेरी रोजी रोटी बरकरार रहे, पुर्तगाली चाहते थे कि मेरी जैसे है यथावत बनी रहे। तो दोनों एक दूसरे के रोजी रोटी को छीनने के लिए ललायित थे। खासकर पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों की तरह अगर हम यहाँ देखें कि पुर्तगालियों की तरह जैसे 1602 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए या व्यापार करने के उद्देश्य से डच कंपनी की भी स्थापना की गई। डच पुर्तगाली की यहाँ निंदा किया करते थे। जो भी भारतवासी थे, तो डच लोगों का यह काम था कि पुर्तगालियों की निंदा करना और मुगल सम्राट को प्रसन्न करके डच व्यापार करने के लिए अपने आप में एक तरह से अपनी रक्षा के लिए वे किलाबंदी करने की सोच में या किलाबंदी करने की ताक में लगे हुए थे। और राजा की जो यहाँ मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट की अनुमति लेकर उन लोगों ने किलाबंदी करने की आज्ञा भी प्राप्त कर ली। डच जाति के बारे में अगर समझा जाए तो नाविक के प्रति, नाविक के रूप में वे बहुत ही कुशल नाविक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि व्यापार में अंग्रेजी और फ्रांसीसी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। डचों के बाद या डचों के द्वारा हम देखेंगे जैसे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और अनेक ऐसे राज्यों में, ऐसे जो आज के समय में राज्य बने हुए हैं, प्रांत बने हुए हैं, ऐसे जगहों पे अनेक तरह के कारखाने खोलने का काम किया गया। डचों के द्वारा स्थापित व्यापार के जो केंद्र थे, उस व्यापार के केंद्र में 1610 ईस्वी में सूरत में, यहाँ 1610 ईस्वी में सूरत में और 1616 में सूरत में और 1610 ईस्वी में पुलिकट में तथा 1653 ईस्वी में यहाँ बिशुनपुरा में और कासिम बाजार में, बड़ा नगर में, पटना में, बालासोर में, नागापट्टनम में 1659 ईस्वी में, इन तमाम जगहों पे और कोचीन में 1663 ईस्वी में विशेष रूप से यह उल्लेखनीय हो जाता है। डच जाति जो थे वो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों के साथ व्यापार करने का भी काम करते थे। भारत द्वारा इनके जो व्यापार की स्थिति थी, वह व्यापार की स्थिति में यह बड़ी मात्रा में, अगर कहा जाए तो बड़ी मात्रा में वो व्यापार करने के प्रति भारत के साथ अपनी सोच बनाए हुए थे। और दूसरी स्थिति में हम देखेंगे कि इस सूरत में जैसे नील से, सूरत की स्थिति में नील जो है, नील बंगाल, बिहार और यहाँ गुजरात के राज्यों की अगर हम वर्णन करें, उसके बाद पूर्व मंडल के राज्यों का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ
कच्चा रेशम और इसके साथ साथ अफीम का निर्यात भी ये किया करते थे। इसके बाद इनके डचों के उद्देश्य के रूप में अगर हम समझना चाहते हैं कि डचों के क्या उद्देश्य थे, तो प्रारंभ में अगर कहें तो डच जाति जो थे ये मुख्य रूप से इनका उद्देश्य ही था व्यापार करना। व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए हुए थे। वे पुर्तगालियों की तरफ भारत और पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने के प्रयास में थे। पुर्तगालियों को वे निष्कासित कर देने की सोच में लगे हुए थे। वे चाहते थे कि पुर्तगाली को भारत से खदेड़ लें और उनके जगह पे अपने व्यापार व्यवस्था को भारत में सुदृढ़ कर लें, और इसी तरह के वे कारोबार को आगे बढ़ाना अपने व्यापारिक रूप से चाहते थे। इसलिए डचों और पुर्तगालियों के बीच में अगर यहाँ देखी जाए बातों को, तो डच और पुर्तगालियों के बीच में स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती थी। और इस प्रतिस्पर्धा में स्पेन और पुर्तगाल की एकता के बाद यहाँ हॉलैंड के व्यापार के संदर्भ में, यानी हॉलैंड का जो व्यापार था उस पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा देने का कार्य किया गया। फलस्वरूप आप यहाँ पाएंगे कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा स्थिति थी, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापारिक सुविधा की रक्षा के लिए पूरब से पुर्तगालियों को निकाल बाहर करना एक तरह से आवश्यक जाना गया। डचों का मुख्य उद्देश्य ही था, क्योंकि अगर हम डचों के मुख्य उद्देश्य के बारे में जिक्र करें कि इनका उद्देश्य क्या था, इनका राजनीतिक उद्देश्य क्या था, तो डचों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य ही था। क्योंकि जो भी विदेशी कंपनियां भारत में प्रवेश की, वे लोग अपना व्यापारिक स्थिति को मजबूत और सुदृढ़ करना वे भरसक चाहते थे। इसके बाद वो राजनीतिक रूप से भी भारत पे अपना एकाधिपत्य स्थापित करने की फिराक में लगे हुए थे। पुर्तगालियों की तरह डच जाति के लोग जो थे वे पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य थे वैसे राज्य कायम करने की इच्छा रखते थे। द्वीपों के अगर शासक की बात की जाए तो द्वीपों के शासक के साथ वे विजय और युद्ध की नीति अपनाकर डचों को ने इंग्लैंड के प्रभुत्व को स्वीकार करवा लिया। और इसके साथ साथ यहाँ डच जाति जो थे अन्य यूरोपीय जातियों का प्रवेश अपने प्रभाव क्षेत्र से निश्चित कर देने के कार्य करते थे। ऐसे करके और ऐसे करने के साथ उनके एकमात्र उद्देश्य अपने व्यापार के हितों का मजबूत बनाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखना और अपना एकाधिपत्य बनाए रखना, यही उनका एक उद्देश्य बना हुआ था। इसके बाद हम दूसरे बिंदुओं पे बात करते हैं, जैसे डचों के एकाधिपत्य के बाद यहाँ पुर्तगालियों के साथ अगर डच जो विदेशी थे भारत में प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, तो उनके साथ साथ उन्हें पुर्तगालियों से संघर्ष करने की स्थिति भी मजबूत हो गई, क्योंकि बिना संघर्ष किए पुर्तगालियों को बाहर करना डचों के लिए मुश्किल था। तो इस स्थिति में यहाँ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के रूप में एक तरह से एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए, राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए डचों को सबसे पहले पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करने की स्थिति आ गई। और संघर्ष करने की नौबत जब आ जाती है तो सबसे पहला संघर्ष आप पाएंगे कि 1602 ईस्वी में डचों और पुर्तगालियों का जो संघर्ष होता है 1602 ईस्वी में यहाँ अपना एक महत्वपूर्ण संघर्ष होता है। इसके बाद डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके एक अम्बोयना का क्षेत्र हुआ करता था, उस अम्बोयना के क्षेत्र पर डचों ने अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यह डचों की सफलता का सबसे पहला, अगर कहा जाए तो सबसे पहला सोपान है, यानी सबसे पहला सीढ़ी है जहां से डच अपनी सफलता को प्राप्त करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे डच जो है वे पूर्वी द्वीप समूह पर उनका एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है और डचों के बढ़ते हुए प्रभाव से पुर्तगाली व्यापारी जो हैं, पुर्तगाली व्यापारी की जो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक तरह से आघात हुआ या बहुत बड़ा गहरा चोट के रूप में उन्हें खाना पड़ा। और 1616 ईस्वी की स्थिति को आप समझेंगे कि 1616 ईस्वी में जो बटाविया है, बटाविया को राजधानी बनाकर डचों ने लंका के साथ मलक्का पर भी अधिकार करने का अपना सोच पूरा किया। इसके साथ साथ पुर्तगाली जो थे उन्हें कई बार युद्धों में पराजित होने के स्थिति से, जैसे डच के स्थिति में देखेंगे, डच के दशा में कि 1664 ईस्वी में उनके अनेक व्यापारिक केंद्रों पर अधिकार कर लेने में यहाँ डच जो है सफल हो गए। भारत में गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थिति को आप देखेंगे तो यहाँ डचों ने अनेक कोठियां की स्थापना कर रखी थी और भारत जो है भारतीय व्यापार के माध्यम से उन्होंने खूब धन कमाने का अपना सोच पूरा कर रहा था। इसके साथ अगले यहाँ स्थिति को समझते हैं जिसमें हम यहाँ पाएंगे कि
इस तरह से आगे यह भी कहा जा सकता है कि डचों की जो स्थिति है या अचानक या अपने आप भारत में व्यापार करने के लिए बिल्कुल सुविधा मिलने वाला नहीं था। डचों को कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ा, जैसे पुर्तगालियों की संघर्ष यहाँ देखे। पुर्तगालियों के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ भी इन्हें संघर्ष करने की नौबत आ गई। अंग्रेजों के साथ जब संघर्ष हुआ तो डच जाति के जो लोग थे, जिसमें डच जाति के लोग अंग्रेजों के साथ भी संघर्ष करने के लिए बिल्कुल आवश्यकता महसूस करने लगे, क्योंकि बिना संघर्ष किए वहां अपना एकाधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते थे। संघर्ष का मुख्य कारण आप देखेंगे कि व्यापारिक यहाँ प्रतिस्पर्धा ही हो सकता है, क्योंकि व्यापार सभी यहाँ विदेशी कंपनियां, विदेशी जो व्यवस्थाएं थी अपने अपने एकाधिपत्य को स्थापित करने के लिए होड़ में लगी हुई थी। और 17वीं सदी के यहाँ पूर्वी की स्थिति को देखेंगे, पूर्वी समुद्र के व्यापार पर डचों का अपना एकाधिपत्य हो चुका था और वे अंग्रेजों पर या अंग्रेज या फ्रांसीसी की स्थिति को यहाँ जो वे थे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे, क्योंकि डचों का ये सोच था कि अंग्रेजों पर अपना प्रभाव बनाए रखें, फ्रांसीसियों पर अपना प्रभाव बनाए रखें और पुर्तगालियों को तो निकालना उनका पहला काम था कि पुर्तगालियों को पराजित करके उस पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। तो एक साथ 3 शक्तियों का सामना करना या 2 शक्तियों का सामना करना किसी एक व्यापारिक शक्ति का यह महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि वह किस प्रकार से वैसे शक्तियों से निपटारा पा सके। और इसका सबसे पहला संघर्ष देखेंगे अंग्रेजों के साथ 1618 ईस्वी में पाया जाता है कि 1618 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच में एक संघर्ष हुआ और इसमें अंग्रेजों को अंग्रेजी जो व्यवस्थाएं थी, अंग्रेजी जो सेनाएं थी या अंग्रेज जितने थे, भारी संख्या में अंग्रेजों का कत्ल हुआ या भारी संख्या में अंग्रेज वहां मारे गए। इस हत्याकांड के कारण आप पाएंगे कि अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज और डच एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए और इतने बड़े विरोधी हो गए कि डच दक्षिण पूर्वी यहाँ एशिया में व्यापार करना अपना उपयुक्त समझने लगे थे। अतः भारत में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के दशा में वे अधिक सक्रिय नहीं थे और दूसरी ओर अंग्रेज जो थे, यहाँ अंग्रेज भारतीय व्यापार में अपना प्रभाव जमाने का या अपना प्राथमिकता दिखाने का होड़ में लगे हुए थे। भारत में डचों और अंग्रेजों के बीच में ये इस तरह का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जिसमें अंग्रेजों को भारी अगले युद्ध जो होते हैं उसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ी सफलता मिलती है और इस सफलता में भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिपत्य स्थापित हो जाता है और डच भारत में अंग्रेजों के साथ इस प्रतियोगिता में पीछे छूट जाते हैं। अगर हम देखें कि डच के पीछे पिछड़ जाने के कुछ कारण होते हैं कि डच आखिर में यहाँ अंग्रेजों से इस प्रतिस्पर्धा में बाद में कैसे पिछड़ जाते हैं, तो इसको हम अलग अलग बिंदुओं में बांट सकते हैं, जिस बिंदु के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर पॉइंट के रूप में हम समझें तो यहाँ डच कंपनी जो थी, यह डच कंपनी सीधा संपर्क हॉलैंड की सरकार से था और हॉलैंड की सरकार की स्थिति इस प्रकार की बनी हुई थी कि उस दौरान वह इंग्लैंड से और फ्रांस से युद्ध में व्यस्त था, वह देशी युद्ध में व्यस्त था और डच कंपनी को हॉलैंड की सरकार समय पर सहायता नहीं दे सकी और जैसे ही बाहरी सहायता डच कंपनी को नहीं मिला तो डचों का पराजय यहां निश्चित हो जाता है। अथवा हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध डच का यहां पराजय असंभवी बन जाता है। दूसरा अगर पॉइंट हम देखें तो दूसरे पॉइंट में यहां जिक्र करेंगे कि डच कंपनी जो थी, वहां डच कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों का स्वार्थपूर्ण व्यवहार होने के कारण, क्योंकि उसमें जितने कर्मचारी थे सब अपने स्वार्थ लोलुपता के कारण वे जाने जाते थे। भारत में स्थित वे डच कंपनी के कर्मचारीगण भले ही थे तो वे डच के कंपनी के भलाई के बारे में कम और अपनी भलाई के बारे में ज्यादा सोचते थे और इसका परिणाम यह देखने के लिए मिला कि डच कंपनी मजबूत नहीं हो सकी, अर्थात कर्मचारी अपने खुद मुनाफे के चक्कर में या मुनाफे के स्थिति में लगे हुए थे। अतः डच कंपनी का यहाँ विघटन होना तय हो जाता है और स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि हॉलैंड की सरकार जो है यहाँ भारत स्थित डच कंपनी के प्रति उदासीन हो जाती है और उदासीनता की नीति भी अपनाती है। तीसरे पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि डच की तुलना में अंग्रेज की शक्ति जो थी वह अंग्रेजों की शक्ति कई गुना अधिक थी। यूरोपीय युद्ध में हॉलैंड की पराजय का प्रभाव
उनके साथ अगर कहा जाए कि व्यापार पर भी पड़ा और भारत के साथ साथ यहाँ पूर्वी व्यापार से भी डचों का जो एकाधिकार था वैसा अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। पुनः अगले स्थितियों को समझते हैं कि जब डचों का यहाँ पराजय होता है तो फिर से अंग्रेजों का आगमन होता है। तो अंग्रेजों के आगमन की स्थिति में अंग्रेजों का भारत में आगमन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आप यहाँ इसमें जानेंगे कि सबसे पहले भारत में आने वाले वह कौन से अंग्रेज थे। इन तमाम बातों का इसमें जिक्र मिलेगा। जैसे पुर्तगाली और डच की स्थिति में, यानी पुर्तगाली और डच के समृद्धि को देखते हुए भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के अंदर एक लालसा जग गई थी। अंग्रेज भी चाहते थे कि हम भी भारत से संपर्क स्थापित करें और ज्यादा से ज्यादा भारत से लाभ कमाने का हम प्रयास करें। तो इसमें इंग्लैंड के जो ब्रिस्टल के नाविक थे, वह ब्रिस्टल के नाविक एक तरह से कुशल लुटेरे के रूप में जाने जाते थे। बहुत अच्छे वे लुटेरे के रूप में थे, जो समुद्री मार्ग से जाने वाले जो भी जहाज होते थे सारे जहाजों को वे लूट लेने का काम करते थे। जो ब्रिस्टल के नागरिक होते थे वे लोग, सर्वप्रथम ब्रिस्टल के एक सौदागर ने इंग्लैंड की शासक हेनरी अष्टम को भारत का मार्ग पता लगाने का राय दिया कि हम कैसे भारत का मार्ग पता लगाएं। इंग्लैंड के नाविकों को लगभग यहाँ 50 वर्षों तक भारत की मार्ग की जानकारी नहीं हो पाया था। और जब 50 वर्षों तक भारत के आने के लिए रास्ते की जानकारी नहीं था, लेकिन 1578 ईस्वी के दशा को आप देखेंगे। 1578 ईस्वी में इस प्रकार से हुआ कि सर फ्रांसिस ड्रेक नामक, नाम याद रखेंगे, 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज था, जिसने सबसे पहले सर फ्रांसिस ड्रेक नामक अंग्रेज ने यहाँ लिस्बन जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को लूट लिया। और लूटने के सिलसिले में कुछ उसे नक्शे हाथ लग गए, क्योंकि उस जहाज में नक्शे थे। जहाज पे यात्रा करने के दौरान जहाज में नक्शे रखे जाते हैं, तो उसमें नक्शे जो थे वह नक्शे उसे हाथ लग गया। और जैसे ही नक्शा हाथ लग गया तो एक तुर्की कंपनी की वहाँ जैसे नक्शा हाथ लग जाता है तो क्या करता है कि उस नक्शे के मिल जाने से अंग्रेजों को पहले बार भारत में जल मार्ग का पता चलता है कि भारत में किस रास्ते से होकर जल मार्ग के माध्यम से जाया जा सकता है। और इस तरह पूरब के साथ व्यापार करने के लिए एक तुर्की कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। तो तुर्की कंपनी की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर लेवेंट कंपनी का नाम दिया गया। तुर्की कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई और इस कंपनी का नाम लेवेंट कंपनी का नाम दिया गया, कि लेवेंट कंपनी के नाम से जाना गया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ कि पूर्वी जो यहाँ समुद्र के साथ व्यापार बढ़ाने की वह कंपनी सक्षम नहीं हो सकी। और जब वह कंपनी सक्षम नहीं हो सकी, क्योंकि कंपनी के पास वैसे कार्य करने के पूरी तरह से क्षमता नहीं थी। 1588 ईस्वी के समय में देखेंगे कि आर्मेडा की जब लड़ाई हुई, तो आर्मेडा की लड़ाई में स्पेन पर विजय पाने से, जैसे स्पेन पर विजय पा लिया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों की स्थिति और सुदृढ़ हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति में सुधार हुआ और व्यापार आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लेवेंट कंपनी के सदस्यों ने 68,000 पाउंड लेकर 68,000 पाउंड की राशि इकट्ठा करके लेवेंट कंपनी वाले जो भी सदस्य थे, तो 68,000 पाउंड लेकर वे उस जमा पूंजी को एक नई कंपनी खोलने के लिए महारानी एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की महारानी, तो महारानी एलिजाबेथ के सामने एक तरह का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा। और प्रस्ताव में यह था कि हम इस पैसे से 68,000 पाउंड से हम एक कंपनी खोलना चाहते हैं। और वह कंपनी उन लोगों ने भारत के तरफ ही नजर अपना दौड़ाया। लॉर्ड मेयर ने इस बैठक की अध्यक्षता भी की थी। और 31 मई 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में, या लंदन के जो व्यापारी थे वैसे लंदन के व्यापारियों की कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एक तरह से अधिकार पत्र दे दिया कि आप 15 वर्षों तक जाकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। और इस तरह से महारानी एलिजाबेथ के अधिकार पत्र को लेकर यहाँ स्थापना जो अधिकार पत्र मिला, तो स्थापना के समय कंपनी के केवल, जब यह कंपनी की स्थापना की गई तो उसमें सदस्यों की संख्या केवल 217 था। इस कंपनी के
स्थापना जब किया गया तो पूरे इंग्लैंड के लोग यहाँ भारत में नहीं आए थे, बल्कि एक कंपनी के माध्यम से आए थे। उस कंपनी के सदस्यों की संख्या कुल 217 हुआ करता था, और 217 सदस्य में आप देखेंगे कि ये गवर्नर थे और 24 सदस्य एक के रूप में एक प्रबंध समिति का निर्माण किया गया था। और 1601 ईस्वी में और 1603 ईस्वी में, 1601 ईस्वी और 1603 ईस्वी के बीच में कंपनी द्वारा सबसे पहली बार सुमात्रा जो जगह है आपके भारत का, कि सुमात्रा के में बेंटम नामक स्थान पर एक कारखाना जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में खोला गया। यानी अंग्रेजी हुकूमत अचानक नहीं आती है, और जब अचानक नहीं आती है तो सबसे पहले अंग्रेज कंपनी का नाम आप याद रखेंगे, जेम्स लंकास्टर नामक कंपनी की स्थापना किया जाता है। जेम्स लंकास्टर नामक कंपनी की स्थापना 1601 और 1603 ईस्वी के बीच में किया जाता है। और इस तरह आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि 1604 और 1606 ईस्वी में जो मिडिल्टन ने अम्बोयना में, डीटन में पहुंचकर अंग्रेजी व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किए, किंतु इन स्थानों से उसे पुर्तगाली और डचों की शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ा, और ऐसे विरोध का सामना करने में वह सफल नहीं हो सके। भारत पहुंचने वाले, अगर कहा जाए कि सबसे पहला जहाज था जिस जहाज से अंग्रेज लोग भारत में आए थे, उस जहाज का नाम आपको याद रखना चाहिए कि उस जहाज का नाम हिक्टर हुआ करता था। और हिक्टर नामक जहाज से सबसे पहले, जिसे हेक्टर भी कहा जाता है, हेक्टर नामक जहाज के माध्यम से वो लोग भारत आए थे। और इस जहाज के माध्यम से जब भारत आए थे, उसका कप्तान के रूप में सर हॉकिंस हुआ करता था। उसका कप्तान होता था सर हॉकिंस, जो भारत पहुंचने वाला सबसे पहले या कैप्टन के रूप में था सर हॉकिंस। हॉकिंस सूरत पहुंचने वाला या पहुंचने के बाद आगरा जो था, जहां जहांगीर का दरबार हुआ करता था, उस दरबार में जाकर उपस्थित हुआ। वह अपने साथ इंग्लैंड के साथ जेम्स, यहाँ प्रथम जो थे इंग्लैंड के शासक, तो जेम्स प्रथम का पत्र भी साथ में लाया था, जिसमें सूरत में कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त करने की उस पत्र में प्रार्थना किया गया था, कि भारत के शासक से प्रार्थना पत्र था कि हमें यहाँ सूरत में एक कोठी खोलने की अनुमति दी जाए। जहांगीर के साम्राज्य उस समय कहा जा सकता है कि वैभवशाली था, और शान शौकत की तुलना में, जैसे अगर यहाँ हम बातें करें कि भारतीय जो शासन व्यवस्था थी, इस शासन व्यवस्था में शान शौकत की तुलना में अंग्रेजी राज्य उन लोगों को ओछा नजर आने लगा था। लग रहा था कि अंग्रेजी राज्य में तो कुछ नहीं है, जितना भारत में शान शौकत है, जितना भारत में विलासिता है, जितना भारत में धन है, संपदा है, यहाँ के राजाओं का जितना सुख सुविधा है, या तो इंग्लैंड में कुछ भी नहीं है। जहांगीर के दरबार में उस समय किसी को इस बात का अनुमान भी नहीं हो सकता था कि सुदूर पश्चिम के एक छोटी सी असभ्य अंग्रेज जो भारत में दूत बनकर आया हुआ है, वो व्यापार करने की अनुमति मांग रहा है, न जाने एक दिन अपने पैरों तले पूरे भारत वर्ष को ही रोक देगा। यह किसी ने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था। वही जाति एक दिन पूरे भारतवर्ष का स्वामी बन जाएंगे। अगर ऐसा अनुमान होता तो शायद उन लोगों को व्यापार करने की अनुमति उस समय नहीं मिला होता, उन लोगों को उसी समय खदेड़ दिया गया होता। लेकिन फिर इतिहास की बातें हम कैसे जान पाते? इतिहास की बातों को जानने के लिए इस तरह की कुछ बातें निश्चित रूप से, जो घटनाओं को भविष्य में कुछ होने वाला होता है और उसके अंजाम को नहीं समझते हुए हर व्यक्ति कर ही देता है, तो उसी तरह की स्थिति रहा इंग्लैंड के साथ। मुगल शासक एवं दरबारी जो थे, यहाँ व्यापार को छोटा सा काम समझते थे। इन लोगों को ऐसा लगता था कि व्यापार करना बहुत छोटा काम है, ये छोटे लोग व्यापार करते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग की सुरक्षा और व्यापार को यहाँ प्रोत्साहन देना उनका एक तरह से कर्तव्य होता है। कोई भी राजा व्यापारी वर्ग को सुरक्षा देगा, यह उनका राजा का कर्तव्य ही बनता है, ताकि राज्य में व्यापारी सुख समृद्धि में नहीं होंगे, व्यापारियों को लाभ नहीं होगा तो व्यापार कौन करेगा। तो इस तरह से राजा का एक अपना दायित्व बनता था, और राजा अपने व्यापारियों को सुख सुविधा देते थे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी अच्छा करते थे। और इसी कर्तव्य के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ तो पहले से पुर्तगालियों की धाक जमी हुई थी भारतीय सम्राट के सामने। पुर्तगालियों ने राजा से बढ़ा चढ़ाकर अंग्रेजों की शिकायत कर दी, और जब बढ़ा चढ़ाकर अंग्रेजों की शिकायत कर दी गई तो यहाँ पे
जैसे ही जहांगीर से बढ़ा चढ़ाकर पुर्तगालियों ने शिकायत किया तो सर जॉन हॉकिंस की बात जो किए उन्हें वापस लौट जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन फिर भी यहाँ अंग्रेजों की कूटनीति चाल समाप्त नहीं होती है, क्योंकि भारत का इतिहास तो कुछ और होना था। और इस इतिहास को पूरा करने के लिए यहाँ 16 से 11 ईस्वी में जब वो निराश होकर चला जाता है सर जॉन हॉकिंस, तो पुर्तगालियों के विरोध से तंग आकर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के खिलाफ 1612 ईस्वी में पुर्तगाली बेड़े जो थे उस बेड़े को थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में, जो अंग्रेज थे सर थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में पराजित करने का अंग्रेजों ने काम किया। जैसे ही यहाँ वेस्ट के माध्यम से पराजित किया गया तो आप यहाँ पाएंगे कि सूरत में पुर्तगाली को बिल्कुल प्रभावहीन बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। सूरत में जो पुर्तगालियों का अपना प्रभाव जमा हुआ था, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के प्रभाव को वहां पर तोड़ दिया। जैसे ही पुर्तगालियों का प्रभाव टूट गया तो यहाँ पाएंगे कि थॉमस एडवर्ड ने जहांगीर से शाही आदेश लेकर, शाही आज्ञा प्राप्त करके 6 फरवरी 1613 ईस्वी को, यह डेट याद रखेंगे, 6 फरवरी 1613 ईस्वी को शाही दरबार के पास यहाँ 1613 ईस्वी को सूरत में एक कोठी खोलने का और मुगल दरबार में एक अपना दूत रखने का इन लोगों ने अधिकार प्राप्त कर लिया कि मुगल दरबार में एक अपना दूत रखा जाएगा और सूरत में एक कंपनी अपना कोठी खोला जाएगा। तो इस तरह से इन लोगों ने शाही दरबार में अपना आज्ञा पत्र के माध्यम से या शाही दरबार में ये कहा जा सकता है कि चापलूसी करके अंग्रेजों के माध्यम से इस तरह की आज्ञा को प्राप्त कर लिया। जैसे ही आज्ञा मिल जाता है तो आप यहाँ पाएंगे कि इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को, जो जेम्स प्रथम थे, उन्होंने टॉमस रो को राजदूत बनाकर भारत में भेजा। और यह स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं कि सर टॉमस रो जो था वह हॉकिंस की तरह नहीं था, हॉकिंस से बहुत तेज था। और तेज किस मामले में था? तो वो अधिक विनम्र था, अधिक मृदुभाषी था और बहुत बड़ा धूर्त के रूप में वह जाना जा सकता है कि बहुत बड़ा धूर्त भी था। उसने शाही दरबार में राजा के पैरों को चूमता है और राजा के पैरों को चूमकर राजा से वह बहुत तरह के अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड के शासक जब वो से नियुक्त करके यहाँ इसी उद्देश्य से भेजते हैं कि यह जो है सर टॉमस रो, यह निश्चित रूप से भारतीय राजाओं के सामने अपना पूरी तरह से कूटनीति का प्रयोग करके दिखाएगा और अपने वो कूटनीति में या अपने चालबाजी में बिल्कुल कामयाब भी हो जाता है। इसके साथ राजा जो है प्रसन्न होकर जिस तरह की सुविधाएं चाहता है वैसे सुविधाएं अंग्रेजों को दे देने का काम करते हैं। पुनः आप 1633 ईस्वी में देखेंगे, क्योंकि इसके पहले कई जगहों पे अंग्रेजों ने अपनी कोठियां बनवा लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कालीकट में, मसूलीपट्टम में, इसके साथ साथ कालीकट मसूलीपट्टम के साथ साथ आप देखेंगे कि कलकत्ता में भी वे कई जगह पे कारखाना भी खोल लेते हैं, कोठियां बना लेते हैं। ऐसे ऐसे कार्यों को कर लेना अंग्रेजों के लिए बिल्कुल आसान कार्य हो जाता है। और 1633 में बालासोर में और हरिपुर नामक जो जगह है कि बालासोर में और हरिपुर में, यहाँ जो हरिपुर यानी महानंदी के पास हम कह सकते हैं कि महानंदी में कारखाना खोलने का इन लोगों का प्रस्ताव भी सफल होता है। फिर यहाँ फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राज्य के मद्रास यहाँ खरीद कर और चंद्रगिरी के राज्य के मद्रास को ही खरीद लेते हैं और मद्रास खरीदने के बाद वे सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करने का काम करते हैं। चंद्रगिरी के राजा जो है विजयनगर का एक तरह से वंशज माने जाते हैं कि वह एक वंशज हैं और मद्रास का किला आगे चलकर अंग्रेजों की शक्ति का एक मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। 1651 ईस्वी में हुगली के पास आप देखेंगे कि वहाँ कारखाना खोले जाने का जो इन लोगों का आदेश होता है, या पुर्तगाली और डच पहले से ही वहाँ प्रतिष्ठित हुआ करते थे, जो पुर्तगाली और डच वहाँ अपना प्रभाव जमाए हुए थे। और 1658 ईस्वी में सभी अंग्रेज कारखाने को सेंट जॉर्ज के किले के अधीन कर देने का काम करते हैं। फिर शाहजहां के शासनकाल को बहुत से सुविधाएं भी मिलती है और पहले अंग्रेजों को अपने माल पर चुंगी देनी पड़ती थी और अब जहाज जो है, जहाज को वहाँ पिपली में ही ठहरने पड़ते थे, जो हुगली के नज़दीक में पिपली नामक एक जगह हुआ था जहाँ पिपली में ही अपने जहाज को रोकने पड़ते थे। लेकिन यहाँ सर टॉमस रो इतना बड़ा चापलूसी किया कि सबसे पहले इनके जहाज की
चुंगी को बंद कर दिया गया। चुंगी अर्थात टैक्स को आप समझते हैं कि इनके जहाज पे जो टैक्स लगता था उस टैक्स समाप्त कर दिया गया। पुनः जो यहाँ पिपली में ठहरने वाले जहाज थे उसे हुगली के पास तक पहुंचाने का उन्होंने आदेश ले लिया कि हुगली तक आसानी से पहुंच जाता था, जिससे अंग्रेजों को व्यापार करना और सुविधाजनक हो गया। उस समय बंगाल का सूबेदार शाह सूजा हुआ करता था और सूजा ने बंगाल में जो अंग्रेजी व्यापार को जमाने में हर तरह की सहायता करने का भी काम किया। 1668 में आप पाएंगे कि बंबई का जो द्वीप था वह अंग्रेजों का एक 10 पाउंड वार्षिक किराए पर प्राप्त हुआ। यानी बंबई का जो द्वीप था उस द्वीप को ही उन लोगों ने, अंग्रेजों ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर तय कर लिया कि 1 वर्ष का यह द्वीप मुझे दे दिया जाए और 10 पाउंड इसके बदले में हम देते रहेंगे 1 साल के लिए। स्वतंत्र व्यापार की सुविधा पाकर अंग्रेजी व्यापारी अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। सूरत पर शिवाजी का जब आक्रमण हुआ और सूरत पर शिवाजी का आक्रमण के समय मराठा मद्रास तक पहुंच गए, तो उस समय शाह सूजा के बाद बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने, जो बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे, शाइस्ता खान ने अंग्रेजों को तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों को मुगलों के प्रति अपनी पूरी नीति को छोड़कर, यानी जो उनकी पुरानी नीति हुआ करता था, पुरानी नीति को छोड़कर अब युद्ध नीति अपनाने की स्थिति आ गई। अंग्रेजों से औरंगजेब को क्या करना पड़ा कि व्यापारियों की जो जाति से वो बिल्कुल अप्रसन्न हुआ करते थे, उन्हें हुगली, कासिम बाजार, पटना, मछलीपट्टनम, विजयापट्टनम और मुंबई से निकाल बाहर कर दिया, जिससे अंग्रेजों को अपनी भूल का शीघ्र ही पता चल गया। उन्हें लग गया कि अगर हम शासकों के साथ यानी मुगलों के साथ सही संबंध नहीं रखेंगे तो हमें भारत से खदेड़ दिया जा सकता है। इसलिए फिर से उसने अपने चालबाजी के माध्यम से 1690 ईस्वी में एक संधि कर लिया और संधि करके यहाँ राजाओं का चापलूसी फिर करना शुरू कर दिया। अर्थदंड के रूप में, अर्थात जो युद्ध का हर्जाना होता है वह चुकाकर एक तरह से कहा जा सकता है नेक चलने का वादा कर वह अपना धूर्त और बेईमान अंग्रेजों ने औरंगजेब के सामने क्षमा याचना मांग लिया और अंग्रेज वहां पे एक कारखाना खोलने का भी काम कर लिए। क्षमा याचना के माध्यम से राजा ने, औरंगजेब ने उन्हें क्षमा कर दिया और इस क्षमा के माध्यम से उन लोगों ने वहां पे एक कारखाना खोलने का रास्ता साफ कर लिया। इसके साथ आगे चलकर वह जगह कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेज सैनिक एवं असैनिक जो थे वह अपने शक्तियों को संगठित करने के लिए या संगठित करने लगे और उन लोगों ने मुगल सम्राट की उदारता का लाभ उठाकर या मुगल सम्राट के जो सिद्धापन था उस सिद्धापन का लाभ उठाकर नई कोठियों की स्थापना की और भारत में अंग्रेजों का व्यापार बढ़ने लगा। और औरंगजेब के जैसे ही मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद अंग्रेज व्यापारी भारतीय व्यापार से लाभ उठाकर वह मालामाल होने की दशा में आने लगते हैं और अंततः व्यापारी कंपनी जो है वह राजनीतिक अस्थिरता एवं अव्यवस्था का भी लाभ उठाते हैं और 50 साल के बाद भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना करने में भी सफल हो जाते हैं। इस तरह से अंग्रेजों का शासन व्यवस्था भारत में शुरू हो जाता है। लेकिन इतना आसानी से अंग्रेजों को शासन करने का मौका अभी नहीं मिलता है, क्योंकि अभी बहुत से विदेशियों का सामना और भी करना है। जैसे इस विदेशी में अंतिम में हम देखेंगे कि फ्रांसीसियों का भी आगमन हो जाता है। तो फ्रांसीसियों का जब आगमन होता है तो यहाँ अंग्रेजों को उन लोगों का भी सामना करना पड़ता है, अर्थात भारतीय जो व्यापार है इस व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने वाली जो कंपनियां हैं यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसियों का प्रवेश भले ही बाद में होता है, लेकिन अन्य यूरोपीय जातियों की तरह पूरब के साथ व्यापारिक संबंध कायम करने में वे भी प्रयास में लगे रहते हैं। और 1529 में फ्रांसीसियों ने अपना यह कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इस क्षेत्र में उन्हें सफलता भले नहीं मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक फ्रांसीस कंपनी की स्थापना भी 1611 ईस्वी में की गई, जिसका उद्देश्य था मेडागास्कर में उपनिवेश को स्थापित कर लेना। और मेडागास्कर नामक जगह पे उपनिवेश को स्थापित करने के साथ साथ यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके साथ जैसे फ्रांसीस कंपनी का सफलता स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया, लेकिन 1664 में फ्रांस के जो शासक थे लुई 14वां, तो लुई 14वें के नेतृत्व में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है भारत में।
कंपनी का जो मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं वह कोलवर्थ के नाम से जाने जाते हैं। कोलवर्थ फ्रांस का वित्त मंत्री हुआ करता था, तो कोलवर्थ के रूप में जाने जाते हैं। और फ्रांसिस कंपनी के साथ साथ यहाँ स्वाभाविक रूप से सरकार से या सरकार का जो नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण फ्रांसिस कंपनी पर रहता है। और फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में ही और 1669 ईस्वी में सूरत में और मछलीपट्टनम में 1674 ईस्वी में और इसके साथ पांडिचेरी में भी कोठियों की स्थापना कर लेते हैं। और 1690 से 92 ईस्वी तक यहाँ हुगली के पास चंदर नगर जो होता है, यहाँ पे फ्रांसीसियों की अपनी कोठियाँ कायम हो जाती है। इसके साथ आप यहाँ पाएंगे कि जैसे फ्रांसीसियों की स्थिति जो होता है, वह फ्रांसीसियों की स्थिति यहाँ के जो नीति थे, उस नीति में शासकों को प्रसन्न रहकर अपने व्यापार बढ़ाने की भरपूर प्रयास था। और फ्रांसीसी कंपनी जो थी, यह कंपनी जो कंपनी का प्रधान होता था, जैसे ड्यूमा ने कर्नाटक के नवाब दोस्त अली खां को खुश कर रखा था, जिसमें औरंगजेब की जैसे मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के साथ साथ यहाँ दक्षिण भारत में मराठों की शक्ति बिल्कुल बढ़ जाता है। जो हम पहले ही सीरीज में दिखाए थे कि मराठों की शक्ति का उत्कर्ष जो होता है, मराठों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण जब कर दिया, तो यहाँ ड्यूमा ने दोस्त अली खां की सहमति लेकर, दोस्त अली खां से सहमति लेने के बाद वह पांडिचेरी में भी किलेबंदी कर एक तरह से सेना तैयार कर लेता है। और 1600 और सेना तैयार कर लेने के बाद 1200 यूरोपियन और 5000 भारतीय सेना के रूप में उसमें बहाल किए जाते हैं। और ड्यूमा की सैनिक सहायता के लिए ये मराठों का आक्रमण विफल कर दिया जाता है। और इस प्रकार ड्यूमा के व्यवहार को देखा जाए तो ड्यूमा के व्यवहार से मुगल सम्राट और कर्नाटक के नवाब दोनों अप्रसन्न हो जाते हैं, जिसमें ड्यूमा को नवाब की उपाधि भी दे दी जाती है। और ड्यूमा के व्यवहार से मुगल सम्राट जो हैं, वह मुगल सम्राट और कर्नाटक के नवाब दोनों अप्रसन्न जब होते हैं, तो यहाँ पांडिचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधिकार के अंतर्गत पूरी तरह से आ जाता है। फ्रांसीसी अवस्था यानी कि जो फ्रांसीसियों की अवस्था होती है, यानी प्रारंभिक अवस्था में हम देखेंगे कि डचों के विरोध का सामना करना और यूरोपीय युद्ध के कारण भारतवर्ष में फ्रांसीसियों की स्थिति दयनीय हो जाती है। लेकिन 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी जो है उसका फिर से पुनर्गठन होता है और उसमें एक तरह से नई जान आ जाती है। और जैसे ही फ्रांसिस कंपनी के अंदर नई जान आती है, तो 1721 ईस्वी में जो मरीशस के रूप में, यानी हम मॉरिशस भी अब कह सकते हैं कि मॉरिशस के रूप में, और 1725 ईस्वी में माही के रूप में, 1739 ईस्वी में यहाँ कारिकल के रूप में अधिकार हो जाने से फ्रांसीसी कंपनियों का यहाँ व्यापार फिर से फलने फूलने लगता है। और 1741 ईस्वी में ड्यूमा के स्थान पर डुप्ले जो होते हैं वह पांडिचेरी के अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं। और साथ में डुप्ले एक योग्य और चतुर सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। कि डुप्ले की नीति आगे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा अगले सीरीज में। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है। ड्यूमा जो होते हैं, यह ड्यूमा का नवाब की उपाधि हासिल कर लेते हैं, परंतु डुप्ले ने स्वयं को यूं ही नवाब डुप्ले कहना शुरू कर देता है। अपने आप को नवाब डुप्ले कहने लगता है, अपने आप को वहां का सम्राट कहने लगता है। और इस तरह वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना उसका एक लक्ष्य बन जाता है। अर्थात वह चाहता है कि फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना हो, और वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। उस समय भारतीय जो थे, भारतीय शासक आपसी द्वेष और प्रतिस्पर्धा के कारण स्वयं एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। और आपसी लड़ाई के कारण विदेश शक्ति जो भी थी, विदेशी शक्ति यहाँ भारत में किसी एक पक्ष का साथ देकर और दूसरे पक्ष पे हावी हो जाती थी और पुनः इस पक्ष पे अपना प्रभाव कायम कर लेती थी और यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करके आसानी से यहीं के लोगों को यहाँ सेना में भर्ती कर लेना और यहीं के लोगों पे हुकूमत करना, यह विदेशी कंपनियों का कार्य बन गया था। परंतु भारत में साम्राज्य स्थापित करने के मार्ग में जो फ्रांसिस कंपनी थी, फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ी कहा जा सकता है बाधा अंग्रेजों का था कि अंग्रेजों का सामना करना था। यह फ्रांसीसियों के लिए संभव बात नहीं था। फ्रांसीसियों की तरह अंग्रेज भी भारतीय राजनीति में भाग लेकर अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। इसलिए अगर हम यहाँ कहें कि अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में, दोनों के बीच में
संघर्ष जो होता है वह एक तरह से ऐतिहासिक घटना बन जाता है। तो इस सारे संघर्ष को अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में कैसे कैसे संघर्ष होते हैं, किन किन स्थानों पे होते हैं, जो अगले सीरीज में इसको रखा गया है। और आज का सीरीज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः हम मिलेंगे अगले सीरीज में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।